हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया पोर्टल। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, जो हमारी मैथ की सीरीज शुरू हुई है। पहले लेक्चर में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन समझा था, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर आता था। आज हमारा जो लेक्चर है उसमें हम फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे, उसके बाद परमुटेशन की बेसिक्स जानेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक एफर्ट हमेशा लास्ट तक हम करते हैं। सो आपकी भी ड्यूटी होनी चाहिए, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है सो एट लास्ट तक आप देखिए। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। सो आज का अपना जो पहला टॉपिक है फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल क्या होता है? सो पहले मैं बता दूं फैक्टोरियल होता क्या है, असल में फैक्टोरियल का मतलब क्या है। फैक्टोरियल दरअसल कुछ नहीं, एक सिंपली वैल्यू होती है किसी भी नंबर की, एक कहते हैं ना डेफिनेट वैल्यू होती है। वैल्यू कैसे होती है पहले मैं बता दूं कि फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फैक्टोरियल को रिप्रेजेंटेशन का तरीका यही है, कुछ इस तरीके के सिंबल के साथ, कुछ ऐसा सिंबल, इस सिंबल से हम फैक्टोरियल को डिफाइन करते हैं, मतलब फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी नंबर का अगर हम फैक्टोरियल फाइंड करना है सो इस सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें कहा जाए कि हम किसी एक नंबर n मान लेते हैं, एक नेचुरल नंबर n है, उसका हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। अब फैक्टोरियल फाइंड कैसे हो? फैक्टोरियल इस तरीके से फाउंड होता है। फैक्टोरियल कैसे फाउंड होता है इसका अगर मैं डिफिनीशन लिखूं सो इससे आसानी समझ में आएगी बात। फैक्टोरियल ऑफ नंबर n is defined as product of first n natural number। यानी सिंपल जो डिफिनीशन हमारी निकल के आई, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर n इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब फैक्टोरियल n का मतलब, अब हम वैल्यू निकालनी है, किस तरीके से निकालनी है? जो हमारी वैल्यू होगी वो फर्स्ट n नेचुरल नंबर की वैल्यू होगी। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। 5 लेते हैं, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पे। अब ये किस तरह से फाइंड होगी? 5 फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या है? जैसे यहाँ पे जो मैंने डिफिनेशन बताई, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी यहाँ n अगर 5 है तो उसके फर्स्ट n नेचुरल नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन यानी जो प्रोडक्ट होगी वही फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। सो 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जो भी उस नंबर की जो वैल्यू होगी, जैसे 5 है तो उससे पहले जो उसके पांचों नेचुरल नंबर होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वही 5 फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होगी। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे फैक्टोरियल 6 का जो आंसर होगा वो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 n × 6, यानी किसी भी n नेचुरल नंबर की अगर हमें फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है सो उनके फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी उनके पहले जो 6 नंबर होंगे, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो उससे स्टार्टिंग से होंगे, उनका अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं सो वो वैल्यू फैक्टोरियल 6 के इक्वल होगी, यानी फैक्टोरियल n के इक्वल होगी। सो इतनी सी क्लियर की बातें थी, क्लियर होनी चाहिए कि फैक्टोरियल आखिर होता क्या है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन मतलब कि थोड़ी सी इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं कैसे फाइंड होती हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, फैक्टोरियल को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक सिंबल होता है। सो अगर आपसे कह दें कि फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे जो कंडीशन लगती है वो इस तरीके से लगती है कि हम एक्सपैंड कर देते हैं, फैक्टोरियल को एक्सपैंड कर देते हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू होगी, हमें पता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होने वाली है। सो हम कुछ ऐसा कर दें कि 5 लिख दें इंटू, अब हमें पता है कि 4 × 3 × 2 × 1 होने वाला है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 4 नेचुरल नंबर आगे लगेगा, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर की जो वैल्यू होगी वही आगे लगने वाली है। सो अब हम यहाँ पे अगर लिख दें फैक्टोरियल 4, क्योंकि इसका क्या पता है 4 × 3 × 2 × 1 लगने वाला है। सो हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके हम 5 × 4 फैक्टोरियल लिख देते हैं, और नीचे हमारे पास 4 फैक्टोरियल है। अब इस 4 फैक्टोरियल और इस 4 फैक्टोरियल की वैल्यू इक्वल है, हम यहाँ पे चाहें तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो हमारी जो इसकी वैल्यू आई वो 5 आ गई। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से वैल्यू हम एक्सपैंड करते हैं अगर हमें ऐसी कोई वैल्यू निकालनी हो। फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को आगे समझेंगे, लेकिन उसके बाद अभी जो हमारी सबसे बड़ी जो टॉपिक है वो परमुटेशन है, उसको शुरुआत करते हैं। परमुटेशन की जो शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि परमुटेशन होता क्या है।
सो स्टार्ट करते हैं अपने परमुटेशन कॉन्सेप्ट को। और परमुटेशन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले थोड़ी थोड़ी बातें जो क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। परमुटेशन में असल में प्रोसेस होता क्या क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। परमुटेशन जो होती है, पहली बात कि इट इज़ ए अरेंजमेंट प्रोसेस। इसमें हम चीज़ों को सिर्फ अरेंज करते हैं। और जो दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे ऑर्डर इज ऑलवेज मैटर। यानी इनमें दो चीज़ें बहुत क्लियर होनी जरूरी है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। लेकिन जो परम्यूटेशन हमारा पहला टॉपिक है, उसमें दो कंडीशंस सबको पता होनी चाहिए कि क्या दो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन क्या होता है, हमेशा ही एक अरेंजमेंट प्रोसेस होता है। हमें किसी भी चीज़ को अरेंज करना हो, कितने पॉसिबल वे में अरेंज कर पाते हैं। सो ऐसे जो प्रोसेस होते हैं वो परम्यूटेशन में आते हैं। और जो दूसरी कंडीशन कि हमेशा परम्यूटेशन में जो ऑर्डर होता है, चीज़ों का जो ऑर्डर होता है, मतलब कि उनकी इंटरचेंजिंग प्रोसेस जो होती है वो हमेशा मैटर करती है। ये चीज़ बहुत क्लियर होनी जरूरी है। फिर हम एग्जांपल लेते हैं परम्यूटेशन का। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम कोई भी हम सोचते हैं हमारे पास 3 नंबर है, 1, 2 एंड 3। हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है। अब हमें कंडीशन ये कही जा रही है कि हम कितने वे में इसको, हम कितने ऑर्डर इसके पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। मतलब कि हमारे पास 3 नंबर है, 1, 2 एंड 3। हमारे पास टोटल 3 डिजिट नंबर है। हमें ये फाइंड करना है कि हम कितने पॉसिबल ऑर्डर में इनको लिख सकते हैं। हमारी पहली कंडीशन आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। सो हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। पहला कंडीशन तो यही है कि 1, 2, 3 लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, इसको 3, 2, 1 लिख सकते हैं। एज अ सेम हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3, 1, 2। जो हमारी चौथी कंडीशन होगी, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2, 1, 3। जो हमारी फिफ्थ कंडीशन होगी, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ कंडीशन हमारी होगी 1, 3, 2। एंड एट लास्ट जो हमारी सिक्स्थ कंडीशन होगी वो 2, 3, 1 होगी। सो अब यहाँ पे हमने किया क्या, हमारे पास यहाँ पे गिवन थे 3 नंबर्स वी हैव। हमारे पास 3 नंबर थे। हमें ये कंडीशन कही गई कि हमें कितने पॉसिबल ऑर्डर में इनको हम अरेंज कर सकते हैं। अरेंजमेंट, जैसा कि मैंने पहला काम कहा था आपसे, परम्यूटेशन की जो डिफिनीशन है कि अरेंजमेंट प्रोसेस है। यानी हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ इन 3 गिवन नंबर्स को अरेंज किया है। कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, तो हमने सारे पॉसिबल ऑर्डर लिखे। यहाँ पे 6 पॉसिबल ऑर्डर हमें पता चला कि हम इन 6 तरीके से, यानी 6 टाइप में, 6 वे में हम इन चीज़ों को, ऑर्डर को लिख सकते हैं, यानी अरेंज कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। फिर से हमारे पास सेम 1, 2, 3 3 नंबर्स हैं। एक बार फिर से हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है, 3 नंबर्स हैं, वी हैव 3 नंबर्स। लेकिन अब कंडीशन कुछ ऐसी बदली कि हमें इन तीनों का पॉसिबल ऑर्डर नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि हमें इन तीनों में से कोई भी 2 नंबर अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम कितने तरीके से, मतलब कितने ऑर्डर हो सकते हैं अगर हम इन 3 में से सिर्फ 2 नंबर सेलेक्ट करें। मतलब एक बार फिर से समझना जरूरी है। यहाँ पे हमारा क्या चांस था, यहाँ पे हमारी जो कंडीशन थी, हमारे पास 3 नंबर थे, हमें इन तीनों को ही पॉसिबल ऑर्डर, कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं, हमने ये किया। लेकिन यहाँ पे जो अगली कंडीशन हमारे पास है, ये यहाँ पे क्या है कि 1, 2, 3 वी हैव 3 नंबर्स, बट वी हैव टू मेक द ऑर्डर ऑफ ओनली 2 नंबर्स। मतलब हम किसी भी 2 नंबर को सेलेक्ट करें और उसमें कितने ऑर्डर बन सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। कितने बन सकते हैं, जो हमारा पहला कंडीशन होगा, या तो हम 1, 2 लिख सकते हैं, किसी भी 2 नंबर को हमें सेलेक्ट कर, हमें ऑर्डर को बताना है, किन्हीं भी 2 नंबर को। सो पहला जो हमारा ऑर्डर होगा, अगर हम 1 एंड 2 चुन रहे हैं तो 1, 2 लिख सकते हैं एंड 2, 1 लिख सकते हैं। जो हमारी तीसरी कंडीशन होगी, हम 1, 3 ले सकते हैं या फिर 3, 1 ले सकते हैं। ओके, समझ में आई आपको चीजें। फिफ्थ कंडीशन हमारी क्या हुई यहाँ पे, फिफ्थ कंडीशन यहाँ पे हुई हमारी, या तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 3, 1 हमारा पे यहाँ हो गया है पहले। फिफ्थ कंडीशन हमारी होगी यहाँ पे 2 या 3, हम कोई 2 नंबर 2 या 3 ले सकते हैं। एंड आवर सिक्स्थ कंडीशन इज, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 3, 2 लिख सकते हैं। यानी जो हमारी पॉसिबल अरेंजमेंट हुई वो कुछ इस तरीके से हुई। यहाँ पे कंडीशन जो चेंज हुई ये समझने की जरूरत है। यहाँ पे क्या था, हमारे पास 3 नंबर थे, यहाँ भी हमारे पास 3 नंबर है। हम ये चीज़ ध्यान रखना होगा, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। अब इन दोनों में जो चेंजिंग हुई ये बतानी जरूरी है। हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी, हमारे पास 3 नंबर थे, हमने तीनों नंबर को लिया और हमने फाइंड किया कि कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं।
ठीक है। जो हमारी सेकंड कंडीशन थी, यहाँ पे भी हमारे पास 3 नंबर थे, लेकिन हमने लिया कितना, हमने एट वंस हमने सिर्फ 2 नंबर लिए, यानी 2 नंबर को चूज़ किया और हमने फाइंड किया कि किन्हीं भी एक बार में अगर हम कोई भी 2 नंबर लेते हैं सो कितने पॉसिबल ऑर्डर उनसे बन सकते हैं। सो हमने यहाँ पे अगर पहले कंडीशन में 1 2 लिया, फिर 2 1 लिया, फिर 1 3 लिया, फिर 3 1 लिया, फिर 2 3 लिया एंड फिर 3 2 लिया। यहाँ पे जो कंडीशन आई, ये समझने वाली चीज़ है कि फॉर केस 1 we have taken all given numbers। हमने यहाँ पे सभी नंबर्स को ले लिया, जितने हमारे 1 2 3 नंबर्स थे, हमको सभी का ऑर्डर हमने निकाला, यानी सभी नंबर्स को लेके, ऑल नंबर्स को लेके यहाँ पे। लेकिन जो हमारा सेकंड कंडीशन थी फॉर केस 2, यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव taken any 2 out of 3 numbers, 3 given numbers। ये चीज़ें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट केस था हमारा, हमने यहाँ पे 3 नंबर्स थे, हमने तीनों नंबर्स लिए, लेकिन जो हमारा केस 2 था, यहाँ पे हमने सिर्फ 2 नंबर्स, किसी भी 2 नंबर्स को हमने लिया उन 3 गिवन नंबर्स में। अब आगे बढ़ते हैं, डिफिनेशन को समझते हैं, इसका फिर एक एग्जांपल में आएंगे और समझते हैं कि यहाँ पे जो केस बदला वो कैसे बदला। अब जो हमने पिछले जो एग्जांपल्स लगाया अभी थोड़ी देर पहले, उससे जो हमारी चीज़ें निकल के आई, इसको हम परमुटेशन की डिफिनेशन से पहले समझते हैं कि परमुटेशन अक्सर में हुआ क्या हमने जो पिछला प्रोसेस किया वो परमुटेशन था, अगर था तो कैसे था, इस डिफिनेशन से हमें पता चलेगा। फॉर डिफिनेशन हम थोड़ी सी पढ़ते हैं। ईच ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट और ए नंबर एट ए टाइम इज कॉल्ड ए परमुटेशन। इसको थोड़ा सा अगर हम डिस्क्राइब करें तो इसका मतलब है कि जितने भी डिफरेंट अरेंजमेंट हमारे बने, या फिर हमने उन गिवन नंबर्स में या फिर उन गिवन ऑब्जेक्ट्स में सारे नंबर्स एक बार में ले लिए, या फिर अलग अलग, या फिर कुछ नंबर्स लिए। सो ऐसी कोई कंडीशन जब होती है तो वो सभी जो डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं उनको हम डिफरेंट परमुटेशंस कहते हैं। सो अपने डिफिनेशन जब हमने समझी, उसके बाद फिर से अपने पुराने एग्जाम्पल पे आए, तो क्या समझे जो हमने केसेस यहाँ पे जो हमने किया काम, क्या वो परमुटेशन था। सो अपनी जो पहला केस था कि हमने सभी नंबर्स ले लिए थे, सभी गिवन नंबर्स। हमारे पास टोटल जो गिवन ऑब्जेक्ट थे वो कितने थे, वो 3 थे, 3 ऑब्जेक्ट्स, टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 3 थे। हमने कितने नंबर्स लेके हमने अरेंजमेंट किया, मतलब कितने नंबर्स को हमने लिया और फिर उनका ऑर्डर लिया। सो एट फर्स्ट केस हमने तीनों ही नंबर को ले लिया, यानी वी हैव टेकन ऑल एट ए टाइम, यानी हमने उन सभी जितने गिवन नंबर्स थे उनमें सभी नंबर्स को एक साथ लिया और फिर उनका ऑर्डर निकाला, हमारा पहला केस। यानी और फिर हमने अरेंजमेंट किया, हमने कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, हमें 6 अरेंजमेंट मिले। यानी ये सभी जो डिफरेंट अरेंजमेंट थे वो सभी डिफरेंट परमुटेशन थे। अगर एक जो हमारा फर्स्ट जो हमारा अरेंजमेंट था वो फर्स्ट परमुटेशन, यानी पहला परमुटेशन, ये दूसरा परमुटेशन, ये तीसरा परमुटेशन, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां, यानी टोटल परमुटेशन कितने हुए, टोटल परमुटेशन 6 हो गए। सो जब हमने सभी के सभी जो गिवन ऑब्जेक्ट या नंबर, हमारे पास यहाँ पे नंबर्स थे टोटल गिवन, हमने सभी नंबर्स को लिया, सो जो हमारी परमुटेशन निकल गई वो 6 हुई। अब हमारा जो केस 2 था, केस 2 हमारा क्या था, यहाँ पे केस सेकंड जो था, हमारे पास गिवन ऑब्जेक्ट्स 3 ऑब्जेक्ट्स थे, बट क्या हमने सभी ऑब्जेक्ट्स को लिया, नहीं, हमने उनमें से किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट को एक बार में लिया, यानी एट ए टाइम वी हैव टेकन ओनली 2 आउट ऑफ 3। सो हमने जो 2 नंबर्स लिए तो भी हमारी ये कंडीशन फॉलो हो रही है परमुटेशन की, क्योंकि हमारे जो डिफिनेशन में लिखा है वो ये लिखा है कि हम या फिर सारे ऑब्जेक्ट्स को ले लें उन गिवन ऑब्जेक्ट्स में, या फिर उनमें से कुछ भी ऑब्जेक्ट्स को लें और फिर अरेंजमेंट करें। अगर ऐसी जो अरेंजमेंट होती है वो हमारी परमुटेशन होती है। सो हमारे पास ये जो अरेंजमेंट निकल के आई, यानी जो 6th अरेंजमेंट निकल के आई, ये सभी डिफरेंट परमुटेशन है। ऑल आर परमुटेशन एंड P इज इक्वल टू 6 फॉर दिस केस। यहाँ पे केस में हमने कुछ इस तरीके का एग्जांपल लिया कि यहाँ पे जो हमारी जो परमुटेशन नंबर और परमुटेशन थी सेम थी, लेकिन कभी कभी मतलब एट ए जनरल यहाँ पे निकल आया कि यहाँ पे जो कंडीशन थी जो परमुटेशन की वो सेम आ गई, 6 और 6। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कंडीशन ऐसी लगी कि यहाँ पे 6 जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट थे वो अलग अलग थे, जो सेम आ गए हैं। सो ये दोनों ही केस में हमने क्या किया, पहले में हमने सभी नंबर्स को लिए, सारे ही नंबर्स जो हमारे 3 थे उनमें तीनों को लेके हमने अरेंजमेंट किया,
वो भी हमारा परमुटेशन था, डिफरेंट डिफरेंट परमुटेशन। हमने अगले केस में हमने 3 में से सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स को लिया एट ए टाइम, सो हमारे 6 अरेंजमेंट निकल के आए। सो आगे जो उन एग्जाम्पल से बातें निकल के आई, यानी ये हमें पता चला कि जितने भी नंबर ऑफ परमुटेशंस होते हैं असल में वही नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं। यानी जितने नंबर ऑफ परमुटेशन उतने ही नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट होते हैं किन्हीं नंबर्स के, यानी किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स के। हमने उनमें से या फिर सारे ऑब्जेक्ट्स लिया हो गिवन ऑब्जेक्ट्स में, या फिर कुछ लिया हो, वो जितने भी नंबर ऑफ परमुटेशन हमारे निकल के आएंगे वही असल में नंबर ऑफ अरेंजमेंट होते हैं। सो ये चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर से अंडरलाइन कर देता हूँ, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ें है। फर्स्ट कंडीशन हमारा है कि जितने नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे उतने ही नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे हमारे पास। अब आगे चलते हैं, परमुटेशन की थोड़ी सी जो हमारी जो आइडियल सिचुएशन होती है परमुटेशन की, उसको लिखते हैं। सो हम समझते हैं कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n different things taking r things at a time is represented as NPR। अब ये चीज़ थोड़ी सी आपको यहाँ पे परमुटेशन की जो हमारी छोटी सी जो फॉर्मूले की तरफ बढ़ना है वहाँ पे हम पहुँचे हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है द नंबर ऑफ परमुटेशंस, यानी नंबर ऑफ परमुटेशन हमें फाइंड अगर करनी है ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, यानी हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं, उनमें से हमें सिर्फ r थिंग्स एट ए टाइम लेनी है। वो r n के इक्वल भी हो सकती है, जो कंडीशन हमने पहले थोड़े से पहले समझा था कि जो हमारी जब हमने 3 नंबर्स लिए थे, यानी वहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर जो थे वो n इज इक्वल टू 3 थे, गिवन नंबर टोटल 3 थे, लेकिन हमने एट टाइम पहले केस में हमने r की वैल्यू इक्वल ली थी, यानी तीनों के तीनों नंबर को ही हमने प्रोसेस में लाया था, तीनों के तीनों नंबर को एक साथ लेके हमने परमुटेशन निकाली थी, नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड किया था। लेकिन जो दूसरा केस था उसमें जो गिवन था वहाँ पे n इज इक्वल टू 2 था, हमने n इज इक्वल टू वहाँ पे भी 3 था, लेकिन जो चेंजिंग आई थी वो क्या आई थी कि हमने वहाँ पे 3 नहीं बल्कि 2 थिंग्स यानी 2 नंबर्स को एट ए टाइम लिया था। वहाँ पे जो r की वैल्यू थी वहाँ पे वो 2 हो गई थी, चेंजिंग इतनी आई थी। सो वही उसी फॉर्मूले को अगर हम समझें यहाँ पे, जो वहाँ पे जो चीज़ें छूटी यहाँ पे वो चीज़ें कवर हो रही हैं कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स n है, उनमें से कभी भी हम कोई भी r थिंग्स यानी r ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम लेते हैं। सो उसको जो हम डिफाइन करते हैं वो NPR करते हैं, यानी NPR। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम आपसे कह दें कि हमारे पास we have 4 digits, ठीक है, how many three digits numbers form by it। लेकिन अब उसको तो हमें पहले जो 4 डिजिट्स हमारे पास दिए हैं वो कितने हैं, 4 डिजिट्स का अगर हम लिख लें कि 4 डिजिट्स हैं क्या, तो हम समझ लेते हैं कि 1 2 3 एंड 4 हैं हमारे पास। ये 4 डिजिट्स कुछ हैं हमारे पास, 4 गिवन डिजिट्स हैं, उनमें से हम कितने 3 डिजिट्स नंबर बना सकते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर फॉर्म बाई इट, यानी एट वंस हमें सिर्फ 3 ही डिजिट को यानी 3 ही नंबर को लेना है। सो यहाँ पे भी परमुटेशन की कंडीशन लग रही है कि हमारे पास जो गिवन n की वैल्यू है वो 4 है, लेकिन हमें 3 डिजिट्स नंबर फॉर्म करनी है, यानी 3 डिजिट के नंबर्स के अरेंजमेंट हमें फॉर्म करनी है कि कितने 3 डिजिट्स के नंबर यहाँ बन सकते हैं। सो हमें लेना कितना है एट ए टाइम, r की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 3 हो गई, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 डिजिट्स के अरेंजमेंट करनी है, सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट के नंबर्स की। अगर यहाँ पे होता कि 4 डिजिट्स नंबर कितने फॉर्म होते हैं, सो हम यहाँ पे n और r की वैल्यू 4 ही लेते, जो हमने पहले एग्जाम्पल में लिया था। सो अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो कि नंबर ऑफ परमुटेशन कितना होगा, नंबर ऑफ परमुटेशन मीन्स कि कितने नंबर्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, अरेंजमेंट होगी।
सो इसको हम लिखेंगे NPR विच इज इक्वल टू 4P3, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। सो इस तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है कि अगर हमें कोई भी गिवन n डिजिट्स हों या फिर n ऑब्जेक्ट्स हों, उनमें अगर हमें कभी भी एट ए टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट्स या फिर 3 ऑब्जेक्ट्स लेना हो, सो हम उसको उतने अगर हम, और उसके बाद हमें अगर नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड करना हो, सो हम उसको NPR के टर्म्स में लिखते हैं। जो हमारा केस फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है कि द परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। अब हमें यहाँ से फॉर्मूला फाइंड करना है, हमें टर्म्स को फाइंड करना है कि हमें परमुटेशन निकालना हो, सो किस तरीके से हम निकालेंगे। पहली केस जो हमारे यहाँ निकल के आई है वो ये है, परमुटेशन में फाइंड करना है व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। एक बार फिर से मैं कंडीशन गिवन बता दूँ आपको कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें उनमें से सिर्फ r ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम हमें एक टाइम में हमें निकालना है, यानी उनका ही अरेंजमेंट हमें फाइंड करना है, उनका ही परमुटेशन हमें निकालना है। अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई r ऑब्जेक्ट्स को हम निकाल के एट ए टाइम और उनका परमुटेशन, उनका पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करना हो, सो हम किस तरीके से करेंगे। जो हमारा केस है वो परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, यानी कोई भी ऑर्डर्स, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट्स रिपीट सेम नहीं होंगे। एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 हमारे पास 4 ले लेते हैं, ये हमारे पास 4 नंबर्स हैं, n हमारे पास इक्वल टू 4 है और 1 2 3 4 है। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे कुछ 1 2 2 4 लिख सकते हैं, हमारे पास चारों वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो नहीं होनी चाहिए, ये केस इस वैल्यू पे फाइंड यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो सकता। यहाँ पे जो हमारा केस है वो 1 2 3 4 वाले कंडीशन पे लगेगा, जहाँ के सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, सेम नहीं है। सो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास r वैकेंट स्पेसेस हैं। मान लेते हैं हमारे पास 1 2 3 अप टू r तक हमारे पास वैकेंट स्पेस है, मतलब वैकेंट बॉक्सेस हैं। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारे पास एक टाइम में हमें कोई भी r ऑब्जेक्ट्स को लेना है, टोटल नंबर्स हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी n इज ए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये समझना होगा। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जब हमने पिछला वीडियो हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन लगने वाली है कि हमारे पास टोटल r वैकेंट स्पेसेस हैं, यानी हमारे पास टोटल r ऑब्जेक्ट्स लेने के लिए जगह हैं। मान लेते हैं ये सभी r वैकेंट प्लेसेस हैं, इन्हें हमें फिलअप करना है। हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स गिवन है और ये भी एक कंडीशन है कि कभी भी n की वैल्यू r से छोटी नहीं हो सकती, इक्वल हो सकती है, जैसा मैंने एग्जांपल लिया था, लेकिन कभी भी r से छोटी नहीं हो सकती है। सो हमें पता था कि जो हमारा पहला केस था, जब हमें पहला प्लेस अगर हमें फिलअप करना हो तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन से था कि n वेज से भर सकते हैं। अगर हमारे पास n नंबर्स हैं तो हमारा जो पहला, यहाँ पे एक और केस है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, यहाँ पे रिपीटेशन कोई भी अलाउ नहीं है, यहाँ पे सभी नंबर बार बार फिर रिपीट नहीं होने वाले हैं। सो हमारी जो पहली कंडीशन थी वो n वेज से हम भर सकते हैं। अगर हमें पहला डिजिट भरना हो, मतलब पहला प्लेस भरना हो, तो हमारे पास n वेज हैं। लेकिन अब रिपीटेशन नहीं अलाउ हुआ तो हमें अगर सेकंड प्लेस भरना होगा, सो यहाँ पे n-1 वेज हो जाते हैं, हमें पता है। एज सेम अगर हमें थर्ड स्पेस भरना हो तो हमारे पास n-2 वेज हो जाते हैं। और अप टू हम चलते चले जाएंगे आगे, कब तक, जब तक हमारा r वैकेंट प्लेस भर नहीं जाता, rth वैकेंट स्पेस भर नहीं जाता। सो ऐसे चलते चलते हम जब rth वैकेंट स्पेस पे पहुंचेंगे, अप टू जो rth वैकेंट स्पेस पे जाएगा, तो वहाँ पे जो हमारा तरीका होगा वो होगा n-r-1। अब ये कैसे आया, मतलब यहाँ तक हमें टोटल लेके जाना पड़ेगा। हमें ये भी पता है कि जब हम उसके बाद नंबर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन का थ्योरम जब हम लगाते थे, तो जब हमारी टोटल जो हमारे जॉब हमारी कंप्लीट होती थी, उसका सभी नंबर्स को, सभी वेज को हम मल्टीप्लाई कर लेते थे, हमें पता है। सो अगर हम लिखें यहाँ पे तो किस तरीके से लिखेंगे, n-1 सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n-2 n-3 अप टू n-r-1, जब तक हमारा rth स्पेस
जो हमारा आर्थ वैकेंट स्पेस जब भर नहीं जाता। सो हमारे पास आर गिवन वैकेंट प्लेस थे, हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स थे, पता है हमें गिवन, हमें उनमें से कोई आर ऑब्जेक्ट्स को लेना था, वो हमें यहाँ पे फॉर्मूले से हमने निकाला कि कितने तरीक़ों से हम आर स्पेस को भर सकते हैं, आर प्लेसेस को भर सकते हैं, अप टू कहाँ तक, आर प्लेस तक। सो ये हमारी कंडीशन निकल के आई और हमें यहाँ पे क्या पता चला, टोटल नंबर ऑफ वेज। और एक और चीज़ कि ये जो वेज हमारे निकल के ये परमुटेशन के इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है, उसके बाद हमने और ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लिया, उसके बाद हमारी जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकल के आई वो इसके इक्वल आ गई। यानी अगर हम लिखें NPR इक्वल तो हमारे पास यही वैल्यू आने वाली है, अप टू n-r+1। अब हम लिख सकते हैं, अगर हम भी ब्रैकेट हटा दें, ओपन कर दें, सो हमारी ये वैल्यू आ सकती है n-r+1। सो ये हमारा पहला फॉर्मूला आ गया। अगर हमें NPR की वैल्यू फाइंड करनी हो, कब? जब सभी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हों और R ऑब्जेक्ट्स हमें एट ए टाइम लेना हो। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है सो हमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, NPR = n-1 n-2। कब तक? जब तक वो R की वैल्यू जहाँ तक हमें निकालनी हो। लेकिन एक चीज़ और हमें यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जा रहा है। अगर हमें फाइंड करना हो कि कहाँ से हम परमुटेशन, इतनी बड़ी वैल्यू, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास 20 ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से हमें 10 भरने हो, सो हमें पता चला कितना बड़ा कैलकुलेशन हमारे पास हो जाएगा। क्या इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना आसान बात है? नहीं है। अगर आप वैल्यूज़ रखेंगे n-1 n-2 उसके बाद n-r+1, ऐसे वैल्यूज जब आप रखते चले जाएंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, फिर मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ी बात होगी। सो इसको आगे चलते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं और फिर निकल के आएगा एक और फार्मूला, वो हमारा होगा आइडियल फार्मूला फॉर NPR। अब यहाँ पे जो हमारी केस निकल के आई कि हमें अब आगे करना क्या है, हमें ये करना है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n-r n-r-1 अप टू 3 × 2 × 1। हमें इस वैल्यूज़ को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। अब अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, n-1 n-2 अप टू n-r+1। उसके बाद हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना n-r n-r-1 अप टू 3 × 2 × 1 अपॉन, डिनोमिनेटर से भी इसको मल्टीप्लाई करना है, n-r n-r-1 अप टू 3 × 2 × 1। अब हमारी चीज़ें निकल के क्या आई, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे n-r और n-r, यहाँ पे n-r-1 n-r-1, यहाँ तक हमारी वैल्यू पहुँची है। अब यहाँ पे n-1 n-2 फिर n-r+1, यहाँ के बाद हमने n-r n-r-1 इन सबसे मल्टीप्लिकेशन कर दी है आगे। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखने वाली चीज़ है, यहाँ से फॉर्मूला आपका सामने है, n-r है फिर n-r-1 है। ऐसा जो कंडीशन मैंने आपको बताया था, जब फैक्टोरियल 8 की वैल्यू हम निकालते थे तो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 8 × 7 होती थी, यानी जो 7 होता था वो 8-1 होता था। यहाँ पे इस -1 को अगर हम r के टर्म में देखें तो यहाँ पे अगर n-r का हमें फैक्टोरियल निकालना है, n-r का, सो यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, पहला जो हमारा टर्म होगा वो n-r ही होगा हमेशा की तरह। जैसे यहाँ पे 8 फैक्टोरियल का 8 था × 7 था, यानी फैक्टोरियल n-r होगा फिर इंटू n-r-1 हो जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हमारी फॉलो हो रही है। इसके बाद ये चीज़ें चलते चलते यहाँ पे 1 हो जाएंगी, जैसा मैंने आपको बताया था उसमें। सो यहाँ पे जो कंडीशन है, ये जो हमारा टर्म बन रहा है ये n-r फैक्टोरियल के इक्वल है। यहाँ पे आपको दिखा,
और ऐसे ही सेम अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि n n माइनस वन n माइनस टू n माइनस आर प्लस वन, यहाँ पे जो कंडीशन, ये जो पूरी कंडीशन बन रही है ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर की बन रही है, यानी फैक्टोरियल n की बन रही है। सो हमारे पास जो यहाँ पे अब जो वैल्यू आई है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, यही वैल्यू n p r के इक्वल होती है, ये समझना ज़रूरी है। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है, द फॉर्मूला ऑफ टेकिंग आर ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम आउट ऑफ n गिवन ऑब्जेक्ट्स, यानी एक बार फिर से लिख लेते हैं साफ साफ, n p r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया ये कब लगेगा, जब हमारी जो हमारे जो केसेस हों वहाँ पे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हों वो बिल्कुल आइडेंटिकल ना हों, दे आर ऑल डिस्टिंक्ट। सो वहाँ पे ये कंडीशन हमारा ये फॉर्मूला लग सकता है। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। हमने वीडियो की शुरुआत में जो अपना केस वहाँ पे सॉल्व किया था, वहाँ पे हम चलते हैं कि हमारे पास जो पहला कंडीशन था वहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू 3 थी और हमने एट ए टाइम हमने r की वैल्यू भी 3 ली थी, यानी तीनों के तीनों नंबर को ही हमने सेलेक्ट कर लिया था, यानी उनको एट ए टाइम हमने अब सेलेक्ट किया था। उसके बाद जो हमें अरेंजमेंट मिली थी वो क्या मिली थी, अब इस फॉर्मूले पे रख के भी हम करते हैं। सो एन पी आर इज इक्वल टू, वी ऑल हैव नो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब हम इस फॉर्मूले पे लिख दें तो n की फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे जो n की वैल्यू और r की वैल्यू इक्वल है। सो हमारा जो वैल्यू आएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 0, और 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। सो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो 3 फैक्टोरियल आएगी, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू में पता है 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 6। सो हमारी ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अगर यहाँ पे हम 2 ले लें सो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो भी यहाँ पे 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा विच इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पे कंडीशन दोनों की सेम आ रही है लेकिन हर जगह नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ले लें, अगर हम मानते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू 4 है और r की वैल्यू 2 है, सो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा, एन पी आर का फॉर्मूला लगाते हैं और लगा के देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फैक्टोरियल और नीचे 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जो हमने वहाँ पे एक्सटेंड का फॉर्मूला बताया था। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पे 12 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम r की वैल्यू 4 ले लेते हैं, सो कंडीशन क्या होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल। सो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 की वैल्यू 1 होती है। सो 4 इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगी। यहाँ पे कंडीशन डिफर हो रही है। सो इतना ही था हमारे ये जो फॉर्मूला निकल के आया, इस पर हम परम्यूटेशन के कई क्वेश्चन लगा सकते हैं। तब लगा सकते हैं जो सभी की सभी जो वैल्यूज़ हो वो आइडेंटिकल ना हो, दे आर ऑल डिफरेंट। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही डेरिवेशन हमने जाना, उस पर अगले लेक्चर में हम और भी थ्योरम के आगे बढ़ेंगे। और तब तक के लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़।